अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग अभी तक खैरियत से होंगे, मेरी आवाज़ सुन भी पा रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारी 1 घंटे पहले लास्ट क्लास हुई थी और लेक्चर आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी 1 घंटे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पहले कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट दिए थे कि प्रोटॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियर नोटेशन कैसे लिखते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। हमने मास एनर्जी इंटरकन्वर्टिबिलिटी इक्वेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि अगर आप 1 U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। उसके बाद फिर हमने मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस के सम से हमेशा कम होता है, और जो इस मासेस का डिफरेंस होता है वो मास डिफेक्ट कहलाता है। और मास डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं वही मैंने आपको बताया कि पहले आप सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ले लेते हैं और फिर जो न्यूक्लियस का मास होता है उसको माइनस कर देते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मासेस से, तो जो डिफरेंस आता है वो मास डिफेक्ट। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है जिस पर हम बात करेंगे अब, वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो उसका मतलब क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर आप एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाता है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ये फर्स्ट करें कि ये एक न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। अब आप इसको एनर्जी दें, तो इतनी एनर्जी दें कि ये सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएं, यानी कि न्यूक्लियॉन्स जो है ये अलग अलग हो जाएं, आपस में जुड़े नहीं। तो एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब देखिए डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है और न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इनको इन्फिनिटी तक सेपरेट कर। इन्फिनिटी तक सेपरेट करने का मतलब ये नहीं कि इनको इतनी दूर ले जाएं कि मतलब एक को मशरिक में ले जाएं, एक को मगरिब में ले जाएं, कि वापस, यानी कि एक दूसरे की अट्रैक्शन से दूर ले जाएं इनको। देखो बहुत ज्यादा नहीं होती, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तकरीबन 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास बस पास करते हैं। तो अगर आप इनको 10⁻⁻⁴ से थोड़ा सा दूर ले जाएं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना छोड़ देते हैं, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी इनके लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए चाहिए होता है, तो इन्फिनिटी। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी, इसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है? बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो कि एक बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को ब्रेक कर, सॉरी, जो कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए। अब
अब आप में से जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें से उतनी एनर्जी रिलीज होती है जितनी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब वो है कि फर्ज करें कि कार्बन को और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया है मिसाल के तौर पे। अब कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड हमने बनाया है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 10 एनर्जी चाहिए मिसाल के तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होगा ना तो उस वक्त 10 एनर्जी रिलीज हुई हो। किसी भी बॉन्ड के फॉर्म होते वक्त कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। ऐसी बाइंडिंग एनर्जी में होता है। यानी जब एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जब आप उस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहेंगे यानी कि उसके न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना चाहेंगे तो आपको उतनी एनर्जी देना पड़ेगी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जस्ट की डेफिनेशन तो ये है, एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब वो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा तो उतनी एनर्जी रिलीज भी हुई होगी जिसकी वजह से न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा, और वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। अब हमारे जहन में एक आइडिया है। हमने कहा यार ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। हमने इस न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट निकाला। मास डिफेक्ट डेल्टा एम था। फिर हमने उसके मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर से। तो जब आप किसी भी मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आता है? वो एनर्जी के बराबर आता है। जब मैंने न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो जिसका जो आंसर आया ना वो उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आया। किसके बराबर आया? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आया। और ये बात ध्यान में रखें कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी होती है उतनी एनर्जी न्यूक्लियस के फॉर्म होते वक्त रिलीज हुई होती है। तो इससे हमें समझ में बात ये आई कि एक्चुअली जब ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा और न्यूक्लियस फॉर्म होते वक्त जब बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज हुई होगी तो वो इसलिए रिलीज हुई होगी क्योंकि इसका जो मास है न्यूक्लियस का वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। और न्यूक्लियस का कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा? डेल्टा है, यानी कि मास डिफेक्ट के बराबर। बेसिकली जो मास डिफेक्ट आता है ना न्यूक्लियस में वो इसलिए आता है कि जब आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं तो उनके पूरे पूरे मासेस होते हैं। लेकिन जब आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनका थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो और न्यूक्लियस फॉर्म हो सके। और वही एनर्जी बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। ये वजह है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है और जब न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है और फिर आप उसका मास निकालते हैं तो एक न्यूक्लियस का जो मास आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के सम से कम आता है। इसलिए कम आता है क्योंकि बेसिकली आपका जो है, क्योंकि थोड़ा बहुत मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसमें जो न्यूक्लियस का मास आता है वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस से कम आता है। मास डिफेक्ट का जो रीजन है बेसिकली वो रीजन ये है। मास डिफेक्ट का बेसिक रीजन ये है भाई कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो थोड़ा बहुत मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस बनता है। और मास जो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है एनर्जी में वो मास क्या कहलाता है? वो मास मास डिफेक्ट कहलाता है। ये वजह है कि न्यूक्लियस का जो मास आता है वो थोड़ा सा कम आता है कंपेयर टू सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली मास डिफेक्ट का रीजन था और ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो सोडियम का मास डिफेक्ट निकाला था। तो सोडियम का मास डिफेक्ट कितना आया था? 0.1949 आया था। फॉर एग्जाम्पल मास डिफेक्ट ऑफ सोडियम कितना आया था? 0.1949 यू। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सोडियम कैसे आएगी? 0.1949 मल्टीप्लाई बाय 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। आप में से कोई मुझे बताना पसंद करेगा मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि हमने शुरू में एक कन्वर्जन निकाला था। हमने शुरू में कन्वर्जन क्या निकाला था? हमने कन्वर्जन निकाला था कि 1 U मास इज इक्विवेलेंट टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, हमने एक रिलेशनशिप निकाला था लास्ट क्लास में कि 1 U बराबर होता है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के। 0.1949 U किसके बराबर होगा? 0.1949 मल्टीप्लाई बाय 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप 0.1949 को मल्टीप्लाई बाय 930 करें तो कितना बनता है भाई? ये जल्दी से बताओ। अगर आप जो है वो 0.1949 को मल्टीप्लाई करें
930 से, तो तकरीबन ये बनता है 181.257 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सोडियम इतनी होगी। इसी तरह आप किसी भी चीज़ का मास डिफेक्ट मालूम करके उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है मालूम कर सकते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम किया। अगर फर्ज करें कि आपको बाइंडिंग एनर्जी अगर जूल्स में चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर दो तरीके हैं। या तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्ट जूल में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप मास जो है ना, मास डिफेक्ट, उसको पहले किलोग्राम में चेंज करें और फिर एमसी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। ये बात ध्यान में रखें, आप जब भी एमसी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो मास हमेशा किलोग्राम में होगा, और एमसी स्क्वायर का जो आंसर आएगा, यानी कि एनर्जी का जो आंसर आएगा, वो हमेशा जूल में है। तो डिपेंड्स कि आपको बाइंडिंग एनर्जी किस में चाहिए। आपको बाइंडिंग एनर्जी जो है वो अगर जूल्स में चाहिए तो आप एमसी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको बाइंडिंग एनर्जी अगर जो है वो अपना क्या कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप एक कन्वर्जन यूज करें। ठीक है भाई, ये हो गई बात बाइंडिंग एनर्जी की। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो आपको पहले से ही पता है। तो आपको एक चीज और देते हैं। यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लेते हैं। ठीक है, और चलिए यूरेनियम वगैरह तो बाद में लेंगे, कुछ छोटा मोटा ले लेते हैं। कोई एलिमेंट पकड़ लो यार, कोई छोटा मोटा। आंसर निकालने पड़ेंगे। हमने न्यूक्लियस ले लिया भाई। कौन सा न्यूक्लियस ने, पोटेशियम ले लिया। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम होता है 1939। पोटेशियम के न्यूक्लियस का मास है हमारे पास 39.0983 U। ठीक है, तो अब आप ये करें कि आप बाइंडिंग एनर्जी निकालें पोटेशियम की, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालें। और 1 U जो है बराबर है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने फटाफट ये काम करें सब लोग, जल्दी से, शाबाश।
अब क्या आंसर आया इसका? अब तक तो आना चाहिए था आंसर। लाइक डिफरेंट आंसर्स आए मेरे पास सिर्फ दो लोगों के, 199 एंड उजैर का भी 190। मतलब ऐसे दो ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी सिर्फ लॉग इन करके सो गए। देखिए भाई, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे, सारे प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स इसमें 19 है और एक प्रोटॉन का मास होता है 1.0087। जैसे आप मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे सारा, न्यूट्रॉन्स इसमें 20 और एक न्यूट्रॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है 1.0087, प्रोटॉन्स का मास 1.0073। अभी कितना बनता है भाई? 19 इंटू 1.0073 बनता है 19.1387। और फिर आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0087 से, तो हो जाएगा 20.1740। इसमें आप प्लस करेंगे 19.1387, तो टोटल बनेगा कितना? टोटल बनेगा ये 39.3127। आपको जो मास इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 39.3127 माइनस
39.0983, 39.0983, ये बन जाता है आपका 0.2144। ये हो गया आपका मास इफेक्ट। आप अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो आपका जो 1U मास है वो बराबर है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आप जो है 0.2144 को मल्टीप्लाई बाय 930 कर देंगे, तो ये आपका पास क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा। 0.2144 मल्टीप्लाई बाय 930, आपका जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 199.392 आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है भाई, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका मतलब बहुत ही आसान है। मतलब है कि जो आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है ना किसी भी न्यूक्लियस की, उसकी बाइंडिंग एनर्जी को आप डिवाइड कर देंगे किससे, उसके न्यूक्लियन नंबर से, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने निकाली थी बाइंडिंग एनर्जी फॉर पोटेशियम 19 एंड 39। पोटेशियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो आप कैसे निकालेंगे? बस निकालेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी आई है पोटेशियम की, 199.392। और पोटेशियम में न्यूक्लियन कितने हैं? पोटेशियम में न्यूक्लियन है 39। तो आपका जो आंसर आया था, उस आंसर को डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देंगे, 39 से डिवाइड कर देंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी 5.113 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से आगे एक स्टेप है, और वो स्टेप क्या है? बाइंडिंग एनर्जी से आगे एक स्टेप है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है कि आपने न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली है उसको आप नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दें, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बन जाएगा। अब किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर। यानी कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड नहीं करती कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बल्कि वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 100 है, ठीक है, और दूसरे की बाइंडिंग एनर्जी 50 है, तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये हम नहीं कह सकते। इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उनमें न्यूक्लियॉन्स कितने। फर्स्ट करें, इसमें 5 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं। गो की इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 है, लेकिन इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी बनेगी, 20। और गो की इसकी बाइंडिंग एनर्जी उससे आधी है, 50 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उससे आधे से भी कम है, 2 है। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनेगी 25। 25 वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 20 वाला। यानी किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर। किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ स्केच करता हूँ, ठीक है, फर्ज करें मैं आपके सामने एक ग्राफ स्केच करता हूँ। इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। आपके वाई एक्सिस जो हम ले रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जबकि इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं न्यूक्लियॉन नंबर।
इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं न्यूक्लियॉन नंबर और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यानी कि बिल्कुल सबसे पहले न्यूक्लियॉन नंबर से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन से उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनाएंगे, फिर उसके बाद हीलियम, फिर उसके बाद जितने भी आइसोटोप हैं वो भी सब आएंगे, हाइड्रोजन के, हीलियम के, सबके। तो आप न्यूक्लियॉन नंबर के साथ साथ जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को आप प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर। जब आप इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस शक्ल का तरह का अजीब सा ग्राफ आएगा, समथिंग ऐसा आएगा ग्राफ। ये ग्राफ ये शो करता है कि शुरू में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है, फिर इस जगह पे पहुंच के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम हो जाती है, फिर दोबारा से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होना शुरू हो जाती है। तो जिस न्यूक्लियॉन नंबर पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है, जिस न्यूक्लियॉन नंबर पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा आ रही है। तो ये जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा आ रही है, इसका न्यूक्लियॉन नंबर है 56। 56 जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो आयरन का होता है। इसका होता है आयरन का, Fe का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन का न्यूक्लियस होता है यानी कि Fe जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है। तो आयरन का जो न्यूक्लियस होता है जिसे आप Fe कहते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। वो सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है, यानी कि उसका न्यूक्लियस 56 न्यूक्लियॉन नंबर आयरन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है। अब किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है। तो हमने जो है वो एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ होगा, मिसाल के तौर पर ये एक हमने थ्रेशोल्ड बना लिया। ये जो मैंने लाइन बनाई है मिसाल के तौर पर, ये एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की एक मिनिमम वैल्यू मैंने सेट कर दी। अब इस लिमिट से ऊपर जिसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी वो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। और इस लिमिट से नीचे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होगी वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो फिर वो बन जाता है रेडियो एक्टिव। जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रेडियो एक्टिव। यानी कि फिर उसके अंदर से रेडिएशन जो इमिट होती है। आमतौर पे वो न्यूक्लियस जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिनकी कम होती है लेकिन उनके मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये वाले न्यूक्लियस इनकी बात कर रहे हैं। ये वाले न्यूक्लियस जो है ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस करते हैं। और वो न्यूक्लियस जिनके मासेस कम होते हैं लेकिन उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होते हैं, यानी कि शुरू वाले न्यूक्लियस, तो आमतौर पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, ये फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। तो देखें आपका आयरन जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, आयरन के आसपास वाले भी स्टेबल हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएं या जैसे आप पीछे की तरफ जाएं, जैसे जैसे न्यूक्लियॉन नंबर बढ़ता रहेगा या जैसे जैसे न्यूक्लियॉन नंबर कम होता रहेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती रहेगी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है कम होती रहेगी। तो वो वाले न्यूक्लियस जो कि इनके न्यूक्लियॉन नंबर बड़े होते हैं, जैसे यूरेनियम है और वो है आपका प्लूटोनियम है वगैरह वगैरह, जिनके न्यूक्लियॉन नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, 200 प्लस होते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फ्यूजन करते हैं। और वो न्यूक्लियस जिनके न्यूक्लियॉन नंबर कम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, वगैरह वगैरह, शुरू वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है, वो क्या करते हैं, वो फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों का मकसद एक ही होता है, स्टेबिलिटी गेन करना। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्यूजन करने से या फ्यूजन करने से स्टेबिलिटी किस तरह गेन होती है। फ्यूजन से या फ्यूजन से स्टेबिलिटी किस तरह गेन होती है, इसको जरा हमें समझना पड़ेगा। उसके पहले, इसके लिए पहले हमें फ्यूजन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूजन की डेफिनेशन आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं, एस में पढ़ चुके हैं, मैं सबका फिल कर देता हूँ। फ्यूजन का मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन in which a large nucleus splits into two smaller nuclei of almost same size। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, और जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है तो तकरीबन एक जैसे मासेस के
दो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम में का एक न्यूक्लियस है, उसको आपने नाइट्रोजन एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट कराया, यानी न्यूट्रॉन जाके टकराया इससे, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा, एक बेरियम का न्यूक्लियस बनेगा, एक क्रिप्टन का न्यूक्लियस बनेगा, और 3 न्यूट्रॉन बने। तो ये न्यूक्लियर फिजन की एग्जाम्पल है कि आपको एक लार्ज न्यूक्लियस है, और ये लार्ज न्यूक्लियस टूट कर किसमें बन रहा है, दो स्मॉलर न्यूक्लियर में। और ये दो स्मॉलर न्यूक्लियर हैं सिमिलर मासेस, यानी कि दोनों के मासेस खैर बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन एक ही कैटेगरी के होंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस बनाए तकरीबन एक जैसे मासेस के, तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस प्रोसेस में खास बात यह है कि इसमें प्रोसेस जब होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज भी होती है, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि इस एनर्जी को आप एटम बम बनाने में या बिजली बनाने में, एटॉमिक रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मैंने आपको प्रोसेस बताया न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि टू स्मॉलर न्यूक्लियाई fuse together to form a larger nucleus। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, ये ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, दोनों आपस में मिले, हीलियम का न्यूक्लियस बना और आपका एक न्यूट्रॉन बना, और इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन और ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। कोई भी एलिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। कोई भी न्यूक्लियस जो है फ्यूजन या फ्यूजन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। फ्यूजन और फ्यूजन से स्टेबिलिटी किस तरह गेन होती है, इस चीज को समझे। देखिए, हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी ना, हमने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो न्यूक्लियस फॉर्म होते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वही बेसिकली आपकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक न्यूक्लियस को तोड़ा, सॉरी एक न्यूक्लियस को बनाया, और न्यूक्लियस को बनाते वक्त आपने 100 एनर्जी रिलीज की, तो जब वो न्यूक्लियस बन जाएगा तो उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको 100 एनर्जी ही चाहिए होगी, यानी कि उस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो 100 होगी। अब फर्स्ट फिर आपने न्यूक्लियस को बना दिया, न्यूक्लियस को बनाते वक्त 100 एनर्जी रिलीज हुई, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 है। अब आपने न्यूक्लियस को तोड़ा तो नहीं, लेकिन आपने मजीद और एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज करा दी। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस बनते वक्त 100 एनर्जी पहले से रिलीज हुई भी थी, आपने 20 एनर्जी और रिलीज करा दी। तो आप न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए 100 एनर्जी नहीं देंगे, अब आप न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए 120 एनर्जी देंगे। तो एक ऑलरेडी जो न्यूक्लियस बना हुआ है, अगर वो न्यूक्लियस जो है वो और मजीद एनर्जी रिलीज करे, तो उससे क्या होगा कि अब उसको तोड़ने के लिए अब आपको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिहाजा जब एक न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है या एक न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो दोनों प्रोसेस में क्या होता है, दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में ऐड हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जो न्यूक्लियर फ्यूजन की एग्जांपल दी है, इसको अगर आप देखें, न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि यूरेनियम जो है वो टूट कर बेरियम और क्रिप्टन में चेंज हो रहा है। तो यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो उस वो बाइंडिंग एनर्जी तो ऑलरेडी थी, जब यूरेनियम टूट कर बेरियम और क्रिप्टन में चेंज होगा
तो बेरियम और क्रिप्टन की जो बाइंडिंग एनर्जी मिलकर होगी बेरियम और क्रिप्टन की मिलकर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होगी? जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। फर्ज करें अगर इस रिएक्शन में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो इक्वेशन के हिसाब से जो बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की होगी वही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरियम प्लस क्रिप्टन के बराबर होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई है, लिहाजा यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरियम और क्रिप्टन मिलकर जो है वो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होगी? जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो एलिमेंट हैं, ठीक है, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी जो है फर्स्ट के वो बराबर है एक्स के, इसकी बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट करें बराबर है वाई के, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है फर्स्ट करें एनर्जी जो रिलीज है ये ई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो एक्स होगा वो बराबर होगा किसके? वाई प्लस ई के। इसको अच्छी तरह गौर से देखें, मेरी बात समझ में आई आपके? यानी कि जो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी थी वो वाई थी, जब रिएक्शन हुआ तो उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई? ई। तो जो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी होगी ना बेरियम और क्रिप्टन की, वो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना उतनी ज्यादा हो जाएगी। यानी फर्स्ट करें यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी मिसाल के तौर पर पहले 10 थी और एनर्जी रिलीज हुई है 2, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरियम और क्रिप्टन मिलकर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यानी जो बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की थी प्लस जो एनर्जी रिलीज हुई है वो। ऐसे ही यहाँ यहाँ पर भी होगा। फर्स्ट करें इन दोनों की मिलकर बाइंडिंग एनर्जी एक्स थी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी वाई है, और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ई रिलीज हुई है। लिहाजा यहाँ पर जो वाई होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स प्लस ई के बराबर। तो इन दोनों सूरतों में को इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंबाइन करके हम लिखें तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चाहे वो फ्यूजन हो चाहे वो फ्यूजन हो, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बराबर होगी किसके? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी रिलीज। या ये भी कह सकते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बराबर होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन से पहले जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप माइनस कर दें प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी से, तो डिफरेंस जो है एनर्जी रिलीज के बराबर। ठीक है भाई? तो इसमें जो है जब आप फ्यूजन करते हैं या फ्यूजन करते हैं तो दोनों सूरतों में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी में इजाफे का सबब बनती है, इसमें आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। जब आपकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बढ़ेगी। जब आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगी तो आप इस थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाओगे। जब आप इस थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाओगे तो फिर आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस कहलाएगा। उसको मजीद जो है फ्यूजन फ्यूजन या कोई भी केमिकल रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी? तो ये सारी स्टोरी है बाइंडिंग एनर्जी की और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है? यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब जरा हम इसकी एक वर्कशीट जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतने सॉल्व बाद में करेंगे, पहले आप एक काम करें कि आप एक क्वेश्चन करके दिखाएं जरा मुझे। ये क्वेश्चन ले लो यार। ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम है, दोनों मिले तो क्या बना? हीलियम। एक न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है? अब यहाँ पर आपको हम सारा डाटा देते हैं, मिसाल तौर पे मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने आपको दे दिया। ये मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया। इसके अलावा मास ऑफ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस, मास ऑफ
ट्रिटियम न्यूक्लियस एंड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ये सारे मासेस मैं आपको बताता हूँ। ड्यूटियम का मास आपके पास है 2.014 यू। ट्रिटियम का मास आपके पास है 3.016 यू। और हीलियम का मास आपके पास है 4.0026 यू। ठीक है। तब आप निकालेंगे पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटियम, फिर आप निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रिटियम। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटियम और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रिटियम कैसे आएगी? ऐसे आएगी कि पहले आप जो है वो, आप यहाँ पे एनर्जी रिलीज मालूम करना चाहते हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप मास डिफेक्ट ऑफ ड्यूटियम मालूम करेंगे। पहले आप मास डिफेक्ट ऑफ ड्यूटियम मालूम करेंगे। ड्यूटियम में है एक प्रोटॉन, तो ड्यूटियम के प्रोटॉन्स का मास हो जाएगा 1 × 1.0073। और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, ड्यूटियम में न्यूट्रॉन भी एक ही है, 1 × 1.0087 का जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास है। हम निकालते हैं तो बनेगा 1.0073 प्लस 1.0087, तो बनता है टोटल मास 2.016 बन गया। अब मास डिफेक्ट कितना आएगा इसका? 2.016 यू माइनस एक्चुअल मास है 2.014, तो ये हो जाएगा -2.014। तो मास डिफेक्ट आएगा 0.002 आ जाएगा। आ गया। अब 1 U इज इक्वल टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो 0.002 U बराबर हो जाएगा किसके? 0.002 मल्टीप्लाई बाय 930 बराबर हो जाएगा 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटियम। इसे आप निकालें मास डिफेक्ट ऑफ ट्रिटियम। मास डिफेक्ट ऑफ ट्रिटियम निकालें तो मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा इसके अंदर? इसमें एक प्रोटॉन है, 1.0073 हो जाएगा। और अगर इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो दो न्यूट्रॉन्स हैं, 2 × 1.0087, तो 2 × 1.0087 प्लस 1.0073, तो ये हो गया टोटल मास इसका 3.02417, 3.0247 यू। ये मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो गया। इसका मास डिफेक्ट कैसे आएगा? 3.0247 इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास आ रहा है, और उसके न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कितना है? 3.016 माइनस 3.016, इसका मास डिफेक्ट हुआ 0087 ही। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनेगी? 0.0087 मल्टीप्लाई बाय
930 मेगा इलेक्ट्रॉन। 0.0087 मल्टीप्लाई बाय 930, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 8.091 मेगा इलेक्ट्रॉन। हो गई। इसी तरह अब आ जाए मास इफेक्ट ऑफ हीलियम। हीलियम 2 एंड 4, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2। हीलियम के प्रोटॉन का मास हो जाएगा 2 इंटू 1.007। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं इसके अंदर, 2 इंटू 1.0087। ये बनता है कितना? ये बनता है भाई 1.0073 प्लस 1.0087 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, जगह 4.032 यूज का मास बनता है। लेकिन इसका है कितना मास? 4.0026। तो मास डिफेक्ट कितना हो? 4.0320 माइनस 4.0026 0.026। इसका मास डिफेक्ट कितना आ गया? इसका मास डिफेक्ट आ गया 0.0294। उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनेगी? इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 930 से। बाइंडिंग एनर्जी बनती है 27.342। ठीक है, 27.32 बनती है इसकी बाइंडिंग। ठीक, तो सूर्यताल क्या हुई? सूर्यताल ये हुई कि जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है प्रोटियम की, वो आ रही है 1.86। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ट्रिटियम की, वो आ रही है 8.091। और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम की आ रही है 27.342। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसके और इन दोनों के फर्क के बराबर होगी। एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी? 27.342 माइनस 1.86 प्लस 8.091। यानी रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करेंगे एनर्जी में से, तो डिफरेंस बराबर आएगा किसके? डिफरेंस बराबर आएगा आपकी एनर्जी रिलीज के। 1.86 प्लस 8.09, जो एनर्जी रिलीज होगी बराबर होगी 17.391 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी एनर्जी रिलीज होगी। सही है भाई? तो ये कुछ कुछ समझ में आई बात है आपके? बस एक आखिरी बात बता दें, इस पूरी कैलकुलेशन में हमने न्यूट्रॉन को क्यों नहीं काउंट किया? इस पूरी कैलकुलेशन में हमने न्यूट्रॉन को काउंट क्यों नहीं किया? ये सवाल है, जल्द से जवाब दे दें इस बात का। इस पूरी कैलकुलेशन में हमने न्यूट्रॉन को काउंट क्यों नहीं किया? इस पूरी कैलकुलेशन में हमने न्यूट्रॉन को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो न्यूक्लियस की होती है ना। बाइंडिंग एनर्जी तो उस चीज की होगी ना जिसमें 2-3 पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होंगे। न्यूट्रॉन तो खुद एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल किस बात की बाइंडिंग है? क्योंकि न्यूट्रॉन इज अ सिंगल पार्टिकल एंड देयर इज नो बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ सिंगल पार्टिकल, तो इसलिए यहाँ पर कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, इसलिए काउंट नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस की होती है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। एक सिंगल प्रोटॉन होगा या सिंगल न्यूट्रॉन होगा तो उसकी तो कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। दैट इज व्हाई न्यूट्रॉन्स आर नॉट काउंटेड इन दीज कैलकुलेशन। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमने बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है, तो मंडे की क्लास में इंशाल्लाह ताला बाइंडिंग एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसकी वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है सर पीडीएफ शेयर कर देगा? हाँ, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आज वाली और कल वाली दोनों शेयर कर। कल तो मेरे ख्याल क्लास नहीं हुई थी तुम लोगों की, आज की 2 होंगी ना, सुबह की और अभी की। ये की पीडीएफ में मैंने लिखा है दोनों लेक्चर्स, ये मैं शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह, नमाज के बाद शेयर करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में।